हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आरआरबी एनटीपीसी का आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो आपका एएलपी का फॉर्म भरा गया था, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा गया था, आरआरबी जेई का फॉर्म भरा गया था, उसमें मैक्सिमम बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो ऐसी गलती दोबारा ना हो, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले जानना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट है उसको जानना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि किसी स्टूडेंट का कम से कम बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो। तो पहला पॉइंट आपका ये है कि जो आरआरबी एनटीपीसी की आपकी वैकेंसी है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दो पार्ट में आपका डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका ग्रेजुएट पोस्ट, जो ग्रेजुएशन बेस पे है। पहला पॉइंट आपका ये है मेरे भाई कि जो आपका ग्रेजुएट पोस्ट पे है, यानी कि जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए फॉर्म अलग फिल किया जाएगा, और जो लोग 12th कर चुके हैं वो यानी कि अंडर ग्रेजुएट जो है उनके लिए फॉर्म अलग भरा जाएगा। ग्रेजुएट पोस्ट पे जो आपकी वैकेंसी है टोटल है आपका 8113 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। और इसमें जो इसका फॉर्म जो स्टार्ट होगा, पहले आपका ग्रेजुएट फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई डेट, जो फॉर्म अप्लाई डेट है आपका, यानी कि फॉर्म कब से भरना आपका स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म आपका भरना स्टार्ट होगा 14 सितंबर से। 14 सितंबर से जो है आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, और कब तक भरा जाएगा आपका 13 अक्टूबर तक जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा, यानी 13 अक्टूबर 2024 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। पहला जो पार्ट है आपका ग्रेजुएट पोस्ट है, जितने स्टूडेंट बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए किए हुए हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म अप्लाई डेट जो है 14 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। 14 से स्टार्ट होगा, 13 को आपको लास्ट डेट है। दूसरा पार्ट मेरे भाई अंडर ग्रेजुएट का मतलब कि जो बच्चे 12th पास किए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितना है, 3445 पोस्ट पे आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। 3445 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, इसका जो आपका फॉर्म अप्लाई डेट कब से होगा, इसका फॉर्म अप्लाई डेट आपका होगा 21 सितंबर से 21 सितंबर 2024 से 21 सितंबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक क्या है आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा जाएगा, पहले ग्रेजुएट वाले जितने बच्चे होंगे उनका फॉर्म स्टार्ट होगा। 14 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 13 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 8113 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। और अंडर ग्रेजुएट जो है आपका 3445 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है। और इसका फॉर्म स्टार्ट होगा 21 सितंबर 2024 से, और आपका होगा 20 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट पे हम लोग आते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मेरा इंपॉर्टेंट है, और उस फॉर्म भरने से हमें किस किस पॉइंट को ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, किस किस पॉइंट को ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ आपका पहला पॉइंट है। नंबर ऑफ फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपके पास आधार कार्ड, आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या हुआ था, कुछ बच्चे जो है अपना दूसरी आईडी लगा के फॉर्म भर दिए थे, दोबारा उनका क्या है आधार वेरिफिकेशन के लिए आरआरबी एनटीपीसी ने अपना पोर्टल ओपन किया था, जो भी फॉर्म भर जा चुका था। पहला आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा आपके पास बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए, खुद का बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर इन रेयर केस अगर आपके पास खुद का बैंक पासबुक नहीं है तो आप मदर या फादर का बैंक पासबुक लगा सकते हैं। बैंक पासबुक क्यों लगाना है, क्योंकि जो उसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होते हैं उनका फॉर्म चार्ज 500 रुपया होता है, और जो फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनका 250 रुपया होता है। तो उसमें क्या होता है, 250 में आपका 150 रुपया रिफंड होता है और 500 में आपका 400 रुपया रिफंड होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहीं पर बता देना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका वो है कि अगर आपका आय प्रमाण पत्र 50,000 से कम है तो आपका जो फॉर्म चार्ज होगा वो 250 रुपये लगेगा। मेल का वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों का अगर आय 50,000 से कम होगा तो आपको फीस कंसेशन दिया जाएगा, आपका 250 रुपये लगेगा। और उसमें क्या है, आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है उसका डिटेल फिल करना होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, उसमें आपका 150 रुपये रिफंड होगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपका ये है कास्ट सर्टिफिकेट। तीसरा पॉइंट जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत से स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है कास्ट सर्टिफिकेट को। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट आपका ये है ईडब्ल्यूएस।
EWS, दूसरा पॉइंट है आपका OBC, तीसरा पॉइंट है आपका SC और चौथा पॉइंट है आपका ST। देखिए जितने भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका कोई आय प्रमाण पत्र नहीं बनता, वो UR यानी जनरल में फॉर्म फिल करते हैं। तो जनरल कैटेगरी वालों को टेंशन ही नहीं लेना है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। अब हम लोग आते हैं EWS। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो अपना EWS की जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर होता है। कितना होता है? अप्रॉक्स 1 ईयर होता है वैलिडिटी। तो अगर आपके पास EWS एक्सपायर हो गया हुआ तो आप अपना नया EWS बनवा लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से बनता है जो इंग्लिश में रहता है। अब OBC, जितने भी स्टूडेंट OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या है? सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कब का होना चाहिए भी हम बताएंगे OBC वालों के लिए। और SC ST वालों के लिए भी क्या है? सेंट्रल की जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि जो सेंट्रल की जात होती है उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 3 ईयर होता है। कितना होता है? 3 ईयर मैक्सिमम वैलिडिटी होता है। और SC ST का जो सेंट्रल का जात होता है वो या कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो अनलिमिटेड, उसकी जो वैलिडिटी होती है अनलिमिटेड होता है। कितना होता है? अनलिमिटेड, हमेशा के लिए होता है। लेकिन आप लोग अपनी सुविधा के लिए देखिए, बहुत से बच्चे क्या है कि इसके पहली जो वैकेंसी 2019 में आई थी उसमें बहुत से बच्चे क्या है कि OBC में फॉर्म भरे थे और उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उस समय क्या है उनका डॉक्यूमेंट क्या है बहुत ज़्यादा पुराना था OBC वालों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने थोड़ा सा इतनी मेहनत करने के बाद क्या मतलब कि जब लास्ट में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं तो उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करिए कि अपना जो देखिए जो आपका सेंट्रल का जात होगा उसको 1 ईयर के अंदर का होना चाहिए। और जो RRB NTPC का जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसके फॉर्म से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए, उसके पहले का होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि EWS के लिए अपना EWS अप टू डेट करा लीजिएगा। OBC और SC ST वाले क्या है अपना सेंट्रल के जाति जो है अपना अपडेट करा लेंगे और कोशिश यही करेंगे कि डेट खत्म होने से पहले आपका वो बन जाना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था और हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, नेक्स्ट पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब कभी भी आप अपना फॉर्म भरिएगा या किसी साइबर कैफे से फॉर्म भरवाइएगा तो वहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी कोई भी फॉर्म भरा जाता है या कोई फॉर्म ये RRB NTPC का फॉर्म भरिएगा तो जो आपका डिटेल फिल होगा वो 10th बेस पे होगा, 10th बेस के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि आप 12th में आपका नाम कुछ और है, 10th में आपका नाम कुछ और है। जब कभी भी वेरिफिकेशन होता है तो आपके 10th बेस के मार्कशीट से सब कुछ वेरीफाई होता है कि आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ 10th के अकॉर्डिंग ही वेरीफाई होता है। तो 10th के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भरिएगा और ये चीज़ कन्फर्म है। उसके बाद से क्या है डॉक्यूमेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 10th आपके होना चाहिए, 12th भी आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी आपके पास क्या है होना चाहिए। ग्रेजुएशन का भी जो डिग्री होती है वो आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन का जो रोल नंबर होता है, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर। देखिए रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर तीनों अलग अलग चीज़ है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो जिस अकॉर्डिंग जो चीज़ का डिमांड रहेगा उस अकॉर्डिंग आप फिल करिएगा। ग्रेजुएशन रोल नंबर हो जाएगा, फिर सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका ये अलग होता है और फिर उसके बाद से क्या है पासिंग डेट। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि मेरे किसी भाई बहन को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्म फिल करते टाइम। पहला पॉइंट कि जब कभी भी अपना फॉर्म फिल करिएगा वो 10th के बेस पे अपना फॉर्म फिल करिएगा। दूसरा पॉइंट आपके पास 10th का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 12th का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भरते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन का भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, इतना पॉइंट। और सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, सीरियल नंबर तीनों अलग अलग चीज होता है। जिस चीज की डिमांड होगा उस चीज को आप लोग फिल करिएगा, ठीक है ना। और पासिंग डेट भी काफी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि 0 की जगह पे गलती से आप 8 लिख देते हैं, 8 की जगह पे कभी गलती से 0 लिख देते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस चीज को गलती कर देंगे तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि करेक्शन डेट भी इसमें है। करेक्शन डेट आपको मिलेगा लेकिन कोशिश ये करिएगा कि 1 टाइम में फॉर्म को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जाते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, क्योंकि इसकी वजह से मैक्सिमम बच्चों का RRB जेई का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, RRB LP टेक्नीशियन का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, बहुत से फॉर्म आपका रिजेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो फोटो की कंडीशन क्या होनी चाहिए हम आपको बता देते हैं। जो आपका फोटो होगा वो आपका पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि व्हाइट बैकग्राउंड का होगा, व्हाइट बैकग्राउंड का जो है आपका फोटो होगा, ठीक है ना। बैकग्राउंड में पहला कंडीशन ये है कि जो आपका फोटो होगा वो आपका व्हाइट बैकग्राउंड का होगा, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट।
और फोटो जो होगा वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर तब आपके चश्मा ना लगाना चाहिए, सेल्फी नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए और बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। इस कंडीशन में आपका फोटो रिजेक्ट नहीं होगा। और जो आपकी साइन होगा, जो आपका साइन होगा, साइन जो है वो ब्लैक पेन से होगा। और कोशिश यही करिएगा कि जो फोटो और साइन आप अपलोड करिएगा वो स्कैन करके करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो फॉर्म है वो इसी की वजह से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, फोटो और साइन की वजह से रिजेक्ट हो रहा है। तो फोटो आपका क्या होगा, आपका स्कैन करके लगाइए, फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई चश्मा ना पहने, कोई टोपी ना पहने, किसी प्रकार की कोई सेल्फी फोटो ना हो। सेल्फी फोटो भी क्या होता है कि जब फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और साइन जो होता है आपका ब्लैक पेन से स्कैन करके अपलोड करिएगा। बाकी हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमने आपको बता दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्म फिल करते टाइम कोई प्रॉब्लम आता है या कोई डाउट आता है या कोई कंफ्यूजन आता है तो फॉर्म फिल करने से पहले, यानी गलती करने से पहले एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि गलती करने के बाद से फिर क्या है, कंफर्म करने का कोई मतलब नहीं होता है। हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और अच्छे से सुकून से फॉर्म फिल करिएगा। कहीं भी फॉर्म फिल करिएगा एक बार ध्यान से आप खुद वेरीफाई करिएगा, क्योंकि साइबर कैफे वाले के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको पर्सनली वेरीफाई करे, क्योंकि उसके पास आपके जैसे 50 लोग होते हैं तो वो उसको ध्यान नहीं देता है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। लेकिन आपका फॉर्म है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अच्छे से चेक करिएगा, क्योंकि करेक्शन में क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो करेक्शन भी नहीं होता है। जैसे अगर आपने पर्सनल डिटेल फिल कर लिया, अगर आप पर्सनल डिटेल फिल कर ले तो फिर आपका करेक्शन भी नहीं होता पर्सनल डिटेल में। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा कि पर्सनल डिटेल यानी कि जो 10th के मार्कशीट से फिल करिएगा उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो पर्सनल डिटेल में कोई करेक्शन नहीं होता है, तो गलती करने का कोशिश कम करिएगा। बाकी अगर गलती से हो जाता है तो एक बार कॉन्टेक्ट करिएगा, उसका कुछ ना कुछ मैं सलूशन जरूर बताऊंगा। बाकी किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे यूट्यूब क्रिस्टम टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, हम आपसे हमसे आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।